भारत के दोस्त इसराइल के पड़ोसी देश सीरिया में नई इस्लामिक गवर्नमेंट जिसको इसराइल खुद पसंद नहीं करता है, उसके साथ भारत ने क्या स्टेप उठाया है, ईरान ने भारत के न्यूज चैनल्स और भारत के मीडिया हाउसेस को कौन सी वार्निंग दी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने अब अमेरिका की कौन सी कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दिया है और पहलगाम हमले के बाद अब कितने देशों ने भारत को उस समय सपोर्ट भेजा। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नायरा एनर्जी नाम की इंडियन ऑयल कंपनी के बारे में। आपको याद होगा नायरा एनर्जी में रशियन ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट का 49% का स्टेक है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने इस इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस करके कंपनी के सारे ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए थे और कंपनी के सारे अकाउंट्स को सीज कर दिया था। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद अब इस इंडियन ऑयल कंपनी के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की टेक एंड आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को अपनी सभी आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज अचानक से सस्पेंड कर दी हैं। जिस तरह से हम लोग अपने पर्सनल लैपटॉप्स और पर्सनल सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग कंपनीज को सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लाउड से लेकर एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल और कई तरह की सर्विसेज और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी जितनी भी सर्विसेज नायरा एनर्जी को दी जा रही थी, माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक से इनको सस्पेंड कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। अब इसका मतलब है कि नायरा एनर्जी ऑयल कंपनी को अब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के लिए किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, नई सर्विसेज सेल नहीं की जाएंगी और जिस तरह से स्मार्टफोन्स में सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर पे भी कई सारे सिक्योरिटी अपडेट और अपग्रेड्स आते हैं जो कि अब नायरा एनर्जी को नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी क्लाउड सर्विसेज। नायरा एनर्जी को कंप्लीट अपने लिए एक नया सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना पड़ेगा एंड इसके अलावा भी और कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इसी के चलते नायरा एनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी वार्निंग के यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा फैसला लेते हुए इंपॉर्टेंट सर्विसेज को गलत ढंग से अचानक से बिना बताए रोक दिया है। कंपनी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है और भारत और अमेरिका दोनों देशों के लॉज का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के लॉज के अंडर कोई भी ऐसा लीगल रीजन नहीं है जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट नायरा एनर्जी को उनकी सर्विसेज को रोक दे। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि वो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बेसिस के ऊपर नायरा एनर्जी को सर्विसेज देना बंद कर देंगे, वो भी बिना किसी कंपनी के साथ डिस्कशन किए। और ये काफी डेंजरस है क्योंकि इससे फ्यूचर में और भी कंपनीज अपने लेवल के ऊपर ऐसे इस तरह के यूनिलेटरल डिसीजंस ले सकती हैं, जो भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए काफी रिस्की हो सकता है। कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नायरा एनर्जी को उसके अपने खुद के डेटा, प्रॉपर्टी, टूल्स और प्रोडक्ट्स तक एक्सेस देना रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अपना खुद का डेटा एक्सेस करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सारी चीजें नायरा कंपनी ने पूरी तरह से लाइसेंस लेकर यानी कि पैसे देकर परचेज की थी। अब देखा जाए तो नायरा एनर्जी रिलायंस के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद नायरा एनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले न्यूज आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री नायरा एनर्जी में रशियन कंपनी रोसनेफ्ट का स्टेक परचेज करने के ऊपर विचार कर रही है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के डायरेक्ट सैंक्शंस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पीछे हट गई है। ऊपर से कुछ और ऑयल टैंकरशिप, ऑयल कंपनीज और प्राइवेट इंडियन कंपनीज भी अब नायरा एनर्जी से दूरी बना रही हैं। कहने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है और देखना ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के बैंक्स में अनक्लेम्ड मनी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक भारत के बैंक्स में 67,003 करोड़ रुपीस की अनक्लेम्ड मनी है, यानी कि ऑलमोस्ट $7.7 बिलियन। इतनी बड़ी रकम भारत के बैंक्स में है जिनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। ऐसे सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट्स जिनमें पिछले 10 साल से कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल एक्टिविटी नहीं हुई हो, ओनर ने ब्रांच में कॉन्टैक्ट ना किया हो या फिर अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी ने क्लेम नहीं किया हो, उस पैसे को 10 साल के बाद अनक्लेम्ड मनी घोषित कर दिया जाता है, जिसको बैंक्स बाद में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देते हैं। अनक्लेम्ड मनी के लिए आरबीआई ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्टार्ट किया है, जिसमें ये पैसा डाला जाता है और आरबीआई इस पैसे का इस्तेमाल फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैलाने के लिए करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये अनक्लेम्ड मनी आरबीआई के फंड्स में आने के बाद इसको वापस नहीं मिल सकती है। अगर सालों के बाद भी प्रॉपर प्रूफ और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल रिक्वेस्ट आती है तो आरबीआई ये पैसा वापस लौटा देता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीरिया से, वो देश जो इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है और यहाँ पर भारत ने अपना पहला मूव चल लिया है। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर महीने में सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई थी, जिसको रशिया का सपोर्ट था। उसके बाद सीरिया में एक नया लीडर आया जिसका नाम है अहमद अल शारा,
जो कि सीरिया में एक टेम्परेरी सरकार चला रहा है, जो कि इससे पहले बशर अल असद था, उसको तो रशिया का फुल सपोर्ट था। लेकिन ये जो अहमद अल शारा है, इसको अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट की सभी मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये भी कट्टर इस्लामिक फोर्सेस को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सीरिया में माइनॉरिटीज और स्पेशली ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर काफी अटैक्स हुए और बर्बरता से उनको मारा गया। अब इजराइल नहीं चाहता है कि सीरिया पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। सीरिया का वीक रहना इजराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीरिया यूनाइट हो गया तो गोलन हाइट्स, जो इजराइल ने 1967 के वॉर में सीरिया से ले ली थी, उसको वापस लेने के लिए सीरिया फ्रेश अटेम्प्ट करेगा। सीरिया की छोटी छोटी ट्राइब्स, फैक्शंस या फिर मिलिशिया ग्रुप्स अगर एक बार यूनाइट हो गए तो सीरिया में ये सभी एक साथ आकर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बना लेंगे, जो बाद में इजराइल के लिए एक चैलेंज खड़ा करेंगे और इजराइल के ऊपर हमला कर सकती है। सीरिया की स्टेबल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह या बाकी आतंकी संगठनों को भी फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दे सकती है। इसलिए इजराइल चाहता है कि सीरिया डिवाइडेड रहे, सिविल वॉर वहां पर बना रहे, आपस में ये सब लड़ते रहें और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी रहे। इसलिए इजराइल ने अहमद अल शारा के आने के बाद भी सीरिया में कई बार बॉम्बिंग्स की हैं और एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब ये जो अहमद अल शारा है, ये इस समय सीरिया में एक टेम्परेरी सरकार चला रहा है और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने टॉप डिप्लोमेट सुरेश कुमार सर को अहमद अल शारा की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग के लिए पहली बार भेज दिया है। ये पिक्चर उसी मीटिंग की है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि सुरेश कुमार सर, जो विदेश मंत्रालय में वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका डिवीजन के हेड हैं, इन्होंने आज सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शाइबानी के साथ एक मीटिंग की है और भारत और सीरिया के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में चर्चा की है। ये मीटिंग सीरिया की राजधानी दमास्कस में हुई है। मसला ये है कि सीरिया के पिछले रूलर बशर अल असद के साथ भारत के काफी अच्छे टाइज थे। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सीरिया में एम्बेसीज को क्लोज करके असद के साथ टाइज क्लोज कर दिए थे, उस समय भी भारत ने अपनी एम्बेसी सीरिया के अंदर वहां पर बंद नहीं की थी और डिप्लोमेटिक टाइज जारी रखे थे। इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स करते थे, उनको हम यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब भारत अपनी सीरिया की फॉरेन पॉलिसी को रीपोजिशन कर रहा है और हम अहमद अल शारा और नई गवर्नमेंट के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। फाइटर जेट क्रैश के बाद इंजर्ड बांग्लादेशी लोगों के लिए भारत ने जो बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को बांग्लादेश भेजा था, वो टीम अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद भारत वापस आ गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। दरअसल सरकार ने पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान संसद को जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद दुनिया के 27 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को फोन कॉल करके भारत को समर्थन दिया था। दुनिया के 20 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस हमले के ऊपर बात करके फोन कॉल की थी और भारत का समर्थन किया था। और उसके अलावा भी 35 से 40 देशों के लीडर्स ने भारत को लेटर लिखकर, यानी कि पत्र लिखकर पहलगाम हमले के ऊपर संवेदना प्रकट की थी और हमले का विरोध किया था। यानी कि ऑलमोस्ट 60 से 70 देशों के साथ भारत की इंटरेक्शन हुई थी, जिन्होंने भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान की एम्बेसी ने भारत की मीडिया को एक तरह से वार्निंग दी है। दरअसल अमेरिका की बॉम्बिंग्स के बाद ईरान का टॉपिक भारत के न्यूज चैनल्स के ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के ऊपर भी भारत में लगातार बात हो रही है। अब क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई, इसने एक समय के ऊपर कश्मीर के मुस्लिम्स की तुलना गाजा के लोगों से की थी और कहा था कि कश्मीर के लोगों के ऊपर भी गाजा के लेवल के अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भारत का एक सेक्शन आयतुल्लाह खामेनेई को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब हुआ ये कि आयतुल्लाह खामेनेई के लिए पिछले कुछ दिनों से एक फेक स्टोरी और एक फेक न्यूज काफी फैल रही थी, जिसमें क्लेम किया गया कि ईरान का सुप्रीम लीडर ड्रग्स लेता है, पूरा दिन सब्सटेंसेस लेकर सोता रहता है, नशे में धुत रहता है और पिछले महीने उसने ईरान के सीक्रेट मिलिट्री कमांडर की आइडेंटिटी को भी गलती से रिवील कर दिया था। अभी जो प्रोपेगेंडा था, ऑब्वियस है कि ये इजराइल की तरफ से फैलाया जा रहा था, लेकिन भारत के कुछ न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया। अब यही चीज ईरान की एम्बेसी को पसंद नहीं आ रही है कि भारत के न्यूज चैनल्स इजराइल के प्रोपेगेंडा को पुश कर रहे हैं। इसलिए ईरान की भारत में एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि भारत के कुछ न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ मशहूर मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, इन्होंने ईरान और ईरान की महान लीडरशिप के खिलाफ बिना किसी बुनियादी सबूत के बेइज्जती वाली अपमानजनक रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है। ऐसी नॉन रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का न सिर्फ पब्लिक का भरोसा कमजोर करती हैं, बल्कि मीडिया इंस्टीट्यूशंस की अपनी ऑडियंस के बीच प्रोफेशनल इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। ईरान पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक के राइट टू इन्फॉर्मेशन का सम्मान करता है, लेकिन हम ये स्ट्रांगली अर्ज करते हैं कि भारत की मीडिया सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल और न्यूट्रल सोर्सेस के ऊपर ही अपना भरोसा करें और ईरान के बारे में सेंसेशनल या फिर गलत जानकारी फैलाने से बचें। ईरान के सुप्रीम लीडर और कमांडर इन चीफ आयतुल्लाह खामेनेई की लीडरशिप में सेल्फ डिफेंस करते हुए हमने जियोनिस्ट रेजिम को बहुत ही बड़ी हार दी है। ईरान को उम्मीद है कि भारत की मीडिया जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगी
किसी भी एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगी और इंडिया ईरान के बीच के ऐतिहासिक और दोस्ती भरे संबंधों को और भी मजबूत करेंगी। दो महान सभ्यताओं के लोगों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देंगी और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखेंगी। ये कहना है ईरान का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।